अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। राजा मान सिंह 1587 से 94 तक बिहार के सबसे प्रसिद्ध गवर्नर थे। राजा मान सिंह 1587 से 94 तक बिहार के प्रसिद्ध गवर्नर थे। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मान सिंह ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मान सिंह ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मान सिंह के बाद सईद खान को मुगल प्रजापति बनाया गया। इसके बाद मुजफ्फर खान और खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका बिहार राज्य पास बनाया गया था। जहांगीर ने असद खान के स्थान पर आसफ खान को बिहार का गवर्नर बनाया था। जहांगीर ने असद खान के स्थान पर आसफ खान को बिहार का गवर्नर बनाया। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर के आधार पर ही आंतरिक आपातकाल लागू किया जाएगा। इस कारण जनता दल सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित अनुमोदन पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 26 जून 1975 को मंत्रिमंडल ने आंतरिक आपातकाल का अनुमोदन किया। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंग होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। विशाल चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगूर या कपासी मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चारनोजम मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में है। काली मिट्टी का कुल क्षेत्रफल का 15.2% भू क्षेत्र में फैला है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसकी संरचना सामान्यतः चिकामय युक्त तथा कभी-कभी भंगुर होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटोनीफेरस मैग्नाइट तथा जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। चूना का प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में उर्वरकता सबसे कम होती है। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद
क्यूओलिन के कारण होता है। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद क्यूओलिन के कारण होता है। सफ़ेद क्यूओलिन के कारण होता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने 1865 से 66 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए। केशव चंद्र सेन ने 1865 से 66 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए। इस संस्था का उद्देश्य स्त्रियों की मुक्ति, शिक्षा का प्रसार, मद्य निषेध आदि था। 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ वैदिक रीति रिवाज के अनुसार करने के कारण इस समाज में विभाजन हो गया। 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ वैदिक रीति रिवाज के कारण करने के कारण इस समाज में विभाजन हो गया। इस कारण केशव चंद्र सेन के विरोध में 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिया। केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को काफी लोकप्रिय बनाए। कालांतर में दोनों में मतभेद उभर आने पर केशव चंद्र सेन भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन 1865 में हुआ था, जब केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की गठन ब्रह्म समाज से अलग होकर किए थे। यही आदि ब्रह्म समाज जो भारत में वर्षीय ब्रह्म समाज ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हुआ। भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज का दूसरा विभाजन 1878 में हुआ, जब आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केसी सेन ने किया। मैक्स मुलर ने केसी सेन की मृत्यु पर कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। मैक्स मुलर ने केसी सेन की मृत्यु पर कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन की स्थापना केसी सेन ने किया था। तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थल के समीप वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पश्चिमी छोर पर सारण नहर तथा पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकलती है। इस बांध के पश्चिमी छोर पर सारण नहर एवं पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकलती है। तिरहुत नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में 6.6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। सारण नहर से गोपालगंज, सारण, सिवान आदि जिलों में 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ गंडक रिवर इन बिहार 260 किलोमीटर। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया। बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया। जमानिया पंप नगर योजना का संबंध कैमूर जिले में सिंचाई क्षमता सृजित किया जा रहा है। जमानिया पंप नगर परियोजना का संबंध कैमूर जिले में मंडल डैम प्रोजेक्ट उत्तर कोयल नदी पर पलामू जिले में स्थित है। मंडल डैम प्रोजेक्ट उत्तर कोयल नदी पर पलामू जिले में स्थित है। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है जो अत्यंत कट्टर मानी जाती है। वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है जो अत्यंत कट्टर मानी जाती है। वहाबी संप्रदाय के लोग इस्लाम में हो रहे परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं। वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है जो अत्यंत कट्टर मानी जाती है। वहाबी संप्रदाय के लोग इस्लाम में हो रहे परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं। वहाबी आंदोलन शाह वलीउल्लाह की प्रेरणा से भारत में शुरू किया गया। वहाबी आंदोलन शाह वलीउल्लाह की प्रेरणा से भारत में शुरू किया गया। वहाबी आंदोलन को भारत में राय बरेली के सैयद अहमद बरेली द्वारा चलाया गया। वहाबी आंदोलन को मूलतः
प्रणेता अरब के मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब द्वारा प्रारंभ किया गया धार्मिक आंदोलन था। सैयद अहमद बरेलवी ने पेशावर क्षेत्र पर अधिकार कर सिक्के चलाए और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 1831 ईस्वी में बालाकोट के युद्ध में वहाबी को भारी क्षति उठाना पड़ा था। 1831 ईस्वी में बालाकोट के युद्ध में वहाबी को भारी क्षति उठाना पड़ा था। इसके बाद पटना सबसे बड़ा केंद्र वहाबी आंदोलन का बन गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी में बनाया गया। उसमें राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। यह संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है। लोकतंत्र में सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार का होना आवश्यक शर्त है। सर्वप्रथम 1893 में न्यूजीलैंड में स्त्री एवं पुरुष को समानता के साथ मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम 1893 में न्यूजीलैंड में स्त्री एवं पुरुष को समानता के साथ मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1893 में सर्वप्रथम महिला को 1893 में। 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। 1991 में। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। 1991 में हुआ और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। 1919 के द्वारा भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। लाल सागर एवं अरब सागर को बाब एल मंडल आपस में जोड़ती है। लाल सागर एवं अरब सागर को बाब एल मंडल आपस में जोड़ती है। बाब एल मंडल यमन एवं जिबूती को अलग करती है। दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने वाले जल क्षेत्र को जल संधि कहते हैं। दो स्थल खंडों को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को भी जल संधि कहते हैं। दक्षिण चीन सागर एवं हिंद महासागर को मलक्का जल संधि जोड़ता है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर मार्ग जोड़ता है। बोरिंग, जिब्राल्टर, वाब एल मंडल जैसी जल संधियां महाद्वीपीय विभाजक है। सुंगारू और डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाया गया है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महादेशों से मिलती है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। इब्न बतूता को तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया। अपने युग में यह सबसे लंबा भ्रमण करने वाला यात्री था। इब्न बतूता सर्वप्रथम यह दशमिक और फिलिस्तीन होते हुए मक्का पहुंचा। मक्का के बाद वह दशक ईरान की यात्रा किया। वह क्रीमिया बुखारी होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा। भारत पहुंचने पर इब्न बतूता बड़ा वैभवशाली एवं संपन्न हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। 1742 में तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भेजा। 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा और 1354 में अपना वतन वापस लौट गया। 1354 में इब्न बतूता के यात्रा वृतांत रेहला से हमें उस काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। केंद्रीय विधायिका मंडल में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। बम फेंक कर वे दोनों स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी थी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर पर पैनल कोर्ट में मुकदमा चला था। मुकदमा के दौरान सरदार भगत से अपनी पैरवी खुद करने की मांग की थी। कोर्ट में पेश किए जाने वाले कागजी कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता असफ अली ने सहायता दिया था। असफ अली का पत्नी अरुणा असफ अली भी क्रांतिकारियों के मुकदमे में उनकी मदद करती थी। अरुणा असफ अली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सॉन्डर्स को हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार
विवाद विधेयक को भारी विरोध के बावजूद पास करना चाहते थे। भगत सिंह ने इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाया। इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लोकप्रिय बनाया। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। कवक की विशेषताएं: कवक नम, छायादार, गर्म प्रकार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कवक परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। लैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है। केनारी, हमबोल्ट तथा ओयासियो एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह महासागरीय धारा, महासागर गर्म या ठंडा क्या है, चलिए देखिए। महासागरीय धारा है अगुलहास, जो हिंद महासागर में यह गर्म धारा है। केनारी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में यह ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट प्रशांत महासागर में यह ठंडी जलधारा है। आयोसियो क्यूराइल प्रशांत महासागर की यह ठंडी जलधारा है। ब्राजील जलधारा अटलांटिक महासागर का यह गर्म जलधारा है। इरमिंजर जलधारा अटलांटिक महासागर का यह भी गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर का यह ठंडी जलधारा है। अलास्का जलधारा प्रशांत महासागर का यह गर्म जलधारा है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जलधारा की दिशा प्रभावित होता है। फेरल के नियम के अनुसार जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। जलधारा को तपांतर तट की बनावट भी प्रभावित करती है। जलधारा को सागरीय लवणता का अंतर, वायुदाब का अंतर भी प्रभावित करता है। जलधारा को सागरीय लवणता का अंतर, वायुदाब का अंतर भी प्रभावित करता है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन 10% भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। लिंडोमान ने 10% का नियम दिया। लिंडोमान के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। सागर परिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र होता है। सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र होता है। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिकता उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में पाई जाती है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोलाइन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो वह संबंध स्केवेजिंग कहलाता है। जब बड़े जंतु किसी छोटे जंतु को खा जाते हैं तब यह प्रक्रम परभक्षण कहलाता है। जब जीव परभक्षी कहलाता है। परासरणी प्रकार के पोषण में जंतु विसरण तथा परासरण द्वारा अपने शरीर के सतह से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जैसे ट्रिपोनोसोमा, फीता कृमि आदि। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया।